सल्तनत उस्मानी की पैदाइश से लेकर 16वीं सदी के वस्त तक सल्तनत का मरकज़ सिर्फ सुल्तान ही हुआ करता था, यानी तमाम के तमाम अख्तियारात सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के हाथ में थे। अगर एक सुल्तान वफात पाएगा तो उसका बेटा ही सुल्तान बनेगा, मगर इसका कोई कानून वाज़े नहीं था कि कौन सा बेटा तख्त संभालेगा। एक सुल्तान के सभी बेटे कम उम्री से ही तरबियत के लिए दूर दराज इलाकों में भेजे जाते और सुल्तान के मरने पर किसी एक ने सुल्तान बनना होता। सभी शहजादे तजर्बाकार और तरबियत याफ्ता हो जाते, यूं हुकूमत का निज़ाम वो आसानी से संभालते। मगर मसला खाना जंगी का होता, यानी तख्त के लिए भाइयों के आपस में जंग। इस खाना जंगी में अपनी फौज का काफ़ी नुकसान होता और इसके भरपाई के लिए फिर कई साल दरकार होते। इससे बचने का सिर्फ एक ही हल था, वो ये कि भाई का कत्ल। ये एक ऐसा कड़वा जहर था जो शुरू के तमाम उस्मानी सलातीन ने पिया, मगर फिर भी बहुत से मकामात पर भाई से जंग करना पड़ी। मगर शुरू के तमाम सलातीन बेहतरीन हुक्मरान थे, जिन्होंने तमाम ओहदों पर खुद ओहदेदार रखे और खुद निकाले। तमाम के तमाम जंगों में खुद फौज की क़यादत की, हर मसले का हल खुद निकाला, यानी एक ऐसा शख्स जो हर शोबे में यकता हो वो सुल्तान होता था, और यही उनके अरूज का राज था। सुल्तान सलीम दोम यानी सुल्तान सुलेमान के बेटे पहले सुल्तान थे जो खुद किसी जंग में क़यादत ना कर सके। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला, मगर एक मसला वही का वही था, वो ये कि तख्त नशीनी जब एक बादशाह वफात पाए तो कोई एक बादशाह बने, बाकी या तो बका की जंग लड़ें या आसानी से अपनी जान दे दें। इस मसले का हल सुल्तान अहमद अव्वल ने निकालने की कोशिश की और वो ये भाई के कत्ल वाला कानून ख़त्म किया। आपने ये कानून बनाया कि सबसे बड़ा शहजादा तख्त नशीन होगा, चाहे वो सुल्तान का भाई हो या बेटा। बाकी महल में ही रहते हुए अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। खुद उन्होंने अपने भाई मुस्तफ़ा को एक जानशीन बनाया। ये सल्तनत में पहली बार हुआ कि बाप के बाद तख्त बेटे को नहीं मिला। इस तरीके से जहाँ खाना जंगी रुकी, वहीं उसके कई नुकसानात भी हुए। मसलन शहजादों को वो तरबियत ना मिल पाई जो होनी चाहिए थी। कुछ अरसे के बाद सलातीन बहुत ज़्यादा उम्र का होने के बाद सुल्तान बनते, वो अपनी सलाहियतें ना दिखा सके और हुकूमत में बहुत से नुकसानात हो जाते। नाजरीन, बेशक और बिलाशुबा सुल्तान अहमद अव्वल रहमतुल्लाह अलैह इसमें गलत नहीं था, उनका इरादा बिल्कुल ठीक था, मगर इसके नताइज बिल्कुल भी सल्तनत के हक़ में नहीं गए। अब जो सुल्तान बनता वो ना तो किसी तरीके से तजर्बाकार होता और ना ही तरबियत याफ्ता, वो हर लिहाज से अनाड़ी होते। कई सलातीन महल में कैद रहने के बाद अपनी ज़हनी हालत को भी बरकरार ना रख सकते। तमाम तारीखदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि भाई के कत्ल का कानून बेशक सल्तनत की बका का बायस रहा, मगर इसके खात्मे पर बहुत से नुकसानात भी उठाना पड़े। मगर इसके बावजूद सुल्तान पहले की तरह तजर्बाकार नहीं थे, फिर भी वो बाइख्तियार थे, मगर बाज़ सलातीन फ़ौज पर काबू ना पा सके। कुछ वज़रा उनको बहुत बेहतरीन मुयस्सर आए और सल्तनत का अरूज बरकरार रहा। मगर जब सुल्तान मुकम्मल तौर पर ताकतवर ना हो तो बहुत से ओहदेदार रिश्वतों और सिफारिशों की वजह से ओहदों तक आ जाते हैं। कई फ़ौज ने अपनी मर्ज़ी से लगवा दिए। अच्छे ओहदेदारान बगावतों में मारे गए क्योंकि सुल्तान फ़ौज पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रख पाया। कहने का मतलब ये कि सुल्तान अहमद अव्वल के दौर से पहले तक सुल्तान के बेटों में से जो भी सुल्तान बन जाता वो हर लिहाज से तरबियत याफ्ता होता, खा कोई। इसके बाद जब मरकज़ यानी दारुल हुकूमत इस्तांबुल कमज़ोरी का शिकार हुआ तो इलाकाई गवर्नर जब दूसरे इलाकों के थे वो ज़्यादा ताकतवर महसूस करना शुरू हो गए। उसका मतलब कि जो टैक्स इकट्ठा हो वो इस्तांबुल कम भेजा जाए, खुद ज़्यादा रखा जाए। यूँ मरकज़ मुआशी तौर पर कमज़ोर तर हो गया। मरकज़ी हुकूमत यानी सुल्तान का वो रौब व दबदबा ख़त्म हो गया जो होना चाहिए था, और ये सब तब हो रहा था जब यूरोप अपना सर उठा रहा था, यानी बरतानिया, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया वगैरह के सल्तनतों का अरूज शुरू हो रहा था। इसी तरह सल्तनत उस्मानिया भी अपनी ज़वाल को पहुंच गई। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।